Well, students, in economics we have already done what is money, what is banking, what are the functions of commercial bank, central bank, what is credit creation. In Indian economy we have done on the eve of independence. इंडियन इकॉनमी इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसी थी, इंडिपेंडेंस से लेके 1991 तक क्या रिफॉर्म्स आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, 1991 से अब तक क्या चेंजेस आए हैं. अब हम शिफ्ट कर रहे हैं वापस मैक्रो इकोनॉमिक्स पे और हमारा चैप्टर है गवर्नमेंट बजट. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंडिया की गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा आता है और इंडिया की गवर्नमेंट कहाँ पैसा खर्च करती है. हाउ द मनी गेट्स इन. हम यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे. और जो गवर्नमेंट खर्चा करती है वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे खर्चा करती है. चैप्टर शुरू कर, पेज नंबर 94 ओपन कीजिए. पहले सिलेबस पे फोकस करते हैं. पेज 94, यूनिट नंबर 4. यूनिट 1 हमने नहीं की, नेशनल इनकम है अभी. यूनिट 3 हमने नहीं की, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई है. यूनिट 2 हम कर चुके हैं, मनी बैंकिंग. एंड दिस इज यूनिट 4. गवर्नमेंट बजट मीनिंग ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स. गवर्नमेंट का बजट क्या है, क्यों बनाया जाता है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स. गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसा आता है, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा करती है, और अगर खर्चा ज़्यादा हो जाए और कमाई कम तो उसको कैसे पूरा किया जाता है. दिस यूनिट कैरीज 6 मार्क्स. ये एक ही चैप्टर है और ये एक चैप्टर ही पूरी यूनिट को कंसीडर करता है और ये है 6 मार्क्स का. फाइनल में ये 6 मार्क्स में आएगा. ओके. On the last working day of February, 28 or 29th Feb, it should be working. Last working day of Feb, Finance Minister of India पार्लियामेंट में आते हैं. एक ट्रेडिशन है, या तो वो अपना ब्रीफ केस लेके आते हैं. ये ब्रीफ केस से पहले, ये ब्रीफ केस का जो कस्टम है ये ब्रिटिशर्स के साथ आया है. ब्रीफ केस से पहले बाही खाता, एक अकाउंटिंग बुक, उसको रेड क्लॉथ में कवर करके लेके आया जाता था. ये इंडिया का ट्रेडिशन था. फ्रॉम लास्ट ईयर इंडिया के फिनांस मिनिस्टर ने वो ट्रेडिशन फॉलो करना शुरू किया. पार्लियामेंट में शो किया जाता है इंडिया का बजट. इंडिया के सेंट्रल बजट. उसके अंदर बताया जाता है कि हमें लगता है इंडिया की जीडीपी, इंडिया की इनकम इतनी होगी, हम इन चीज़ों पर टैक्स लगाएंगे, इन चीज़ों पर सब्सिडी देंगे. वैसे से इन चीज़ों पर ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है. इन चीज़ों पे खर्चा किया जाएगा और वो खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा पे किया जाएगा. पूरा एक महीना, द इंटायर मंथ ऑफ मार्च, इस बजट के ऊपर आर्गुमेंट्स होते हैं, डिबेट होती है. ओपोजिशन पार्टी कहती है कि नहीं, इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, इस पर टैक्स ज़्यादा लगना चाहिए, इस पर लाइसेंस फी लगनी चाहिए, लीकर के ऊपर इतना टैक्स नहीं लगना चाहिए, या ज़्यादा लगना चाहिए टोबैको प्रोडक्ट्स पर. स्कूल्स पर खर्चा बढ़ाओ, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा बढ़ाओ, नॉन डेवलपमेंट खर्चा कम करो. पूरे साल, पूरा मंथ डिबेट चलती है, मंथ ऑफ मार्च. और एक एक चीज़ फाइनलाइज की जाती है. जैसे कि लीकर को जीएसटी के अंदर अब लेके आया जाना चाहिए और हम टैक्स रेट रख देंगे 28% या 35% और वट एवर द रेट इज.
बहस होगी, 32% पे फाइनलाइज किया जाएगा और लीकर को जीएसटी में ला दिया जाएगा, ऐसे। और जब अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है, दैट मीन्स 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये बजट को एग्जीक्यूट किया जाता है। इस दिन जब बजट शो किया जाता है, अपने पिछले साल जो साल खत्म हो रहा है उसकी परफॉर्मेंस भी जज की जाती है कि जो हमने बजट बनाया था, क्या हम उस बजट को पूरी तरह से परफॉर्म कर पाए हैं या नहीं। हमने सोचा था हम इतना खर्चा करेंगे हेल्थ के ऊपर, बट ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम हमें हेल्थ पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ा। हेल्थ पर जो खर्चा बढ़ा, वो खर्चा किसकी वजह से बढ़ा, हमने वहाँ पे खर्चा नहीं किया। दैट इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस बजट। जो बजट ख़त्म हो रहा है और जो शुरू होने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट्स बजट। क्योंकि बजट में बहुत ज़्यादा चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं कुछ 4 से 5 साल से, जब से सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टी चेंज हुई है, तो ये डेट को चेंज करके 1 फरवरी को बजट शो किया जाने लगा है। इंडिया के अंदर जो बजट शो किया जाता है वो अब शो किया जाता है 1 फरवरी को। क्लियर? दिस इज व्हाट द बजट इज। ये आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी गई है। बजट क्या होता है, बजट किस तरीके से शो किया जाता है, कौन शो करता है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब हम करने जा रहे हैं एज पर द टॉपिक गिवन बाय CBSE, सिलेबस गिवन बाय CBSE, उसके जो टॉपिक्स हम उसको डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। दिस इज योर इंट्रोडक्शन, पेज नंबर 95। व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? पहले बजट होता क्या? गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट्स ऑफ द गवर्नमेंट रिसीट्स and government expenditure during the period of one financial year। एक साल के अंदर गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलेगा और गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करेगी, उसका एस्टिमेट, तुक्का। इट्स नॉट एग्जैक्टली तुक्का, प्रिडिक्शन करना ट्रेंड के अकॉर्डिंगली। प्लीज अंडरलाइन द वर्ड एस्टिमेट। एस्टिमेट को अंडरलाइन कीजिए। It is also known as fiscal policy, helpful to control credit in the economy। जैसे याद होगा आपको बैंकिंग में बताया था, there are 2 type of policy, monetary policy and fiscal policy। What is monetary policy? Monetary policy जो बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हमने पढ़ा है। And what is fiscal policy? ये जो मैं अब आपको करवा रहा हूँ। गवर्नमेंट बजट को फिस्कल पॉलिसी भी कहा जाता है, प्लीज अंडरलाइन। और ये काम आती है मनी के फ्लो को बढ़ाने के लिए या मनी के फ्लो को कम करने के लिए। मुझे नहीं पता ये लेक्चर कब पब्लिश होगा, बट 12 मई को PMO की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से एक अनाउंसमेंट आई थी कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की होगी 20 लाख करोड़ की। सुना होगा आपने, 12 मई को हुआ है। मुझे नहीं पता आपको ये लेक्चर कब पब्लिश हो रहा है, तो आई एम स्पेसिफिक सेइंग 12 मई 2020। तो ये 20 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे, गवर्नमेंट कैसे खर्च करेगा? दैट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। और इससे मनी का फ्लो बढ़ेगा। जो हमें डर है कि मार्केट में मंदी आ जाएगी, पैसा नहीं है, ये वही इंजेक्शन है जो पैसे इकोनॉमी में डाले जा रहे हैं। हाँ, अगर ये पैसे इंडिया से बाहर चले गए तो इंडिया बहुत पीछे हो जाएगा। ये पैसे इंडिया में ही रहने चाहिए, फ्लो इंडिया में ही रहना चाहिए। सो जो बजट है उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट इज रिसीट्स, पैसे कहां से आते हैं, इंडिया को पैसे कहां से आते हैं। लेट्स सी, इंडिया की गवर्नमेंट को it refers to the estimated, you are supposed to underline the word estimated, it refers to the estimated money receipts of government from all sources। गवर्नमेंट को जो पैसे मिलेंगे हर जगह से कंबाइंड,
during one financial year. When I say financial year, it means fiscal year. When I say fiscal year, it means 1st April whatever to 31st March whatever plus 1. 1st April 2020 to 31st March 2021. It can be categorized into two parts. The first are the capital receipts. जो बच्चे अकाउंट्स पढ़ते हैं उन्हें ये चीज़ समझानी बहुत इजी है, और जो ह्यूमैनिटीज़ में है आई स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर नहीं समझ आएगा डू आस्क, क्योंकि पूरा चैप्टर फिर उसी पे डिपेंडेंट है. व्हाट इज रिसीट? गवर्नमेंट को पैसे आ रहे हैं. अगर पैसे कभी कभार आते हैं नॉन रेकरिंग इन नेचर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट. व्हाट इज कैपिटल रिसीट? अगर इंडिया का एसेट कम हो जाए या इंडिया की लायबिलिटी बढ़ जाए, ईदर और, बैलेंस शीट की आइटम. एसेट्स हमारे होते हैं लेनदारी, लायबिलिटी हमारी होती है देनदारी. अगर इंडिया की गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं एयर इंडिया बेच के, तो इंडिया का एसेट कम हो गया. इट्स अ कैपिटल रिसीट ऑफ इंडिया. अगर इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया तो इंडिया की लायबिलिटी बढ़ रही है. इट्स अ कैपिटल रिसीट ऑफ इंडिया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को पैसे वापस करने पड़ेंगे. एंड व्हाट्स अ रेवेन्यू रिसीट? जो ना तो एसेट को कम करती ना ही लायबिलिटी को बढ़ाती. ईदर और, नीदर नॉर. रेकरिंग इन नेचर, बार बार. कॉमर्स विला ने जीएसटी पे कर दिया, गौरव अरोड़ा ने इनकम टैक्स पे कर दिया, आपने पासपोर्ट फीस पे कर दी, सागर जी ने वीज़ा फीस पे कर दी. तो ये इंडिया को पैसा मिल रहा है. रेवेन्यू रिसीट. इंडिया की गवर्नमेंट का एसेट कम नहीं हो रहा और इंडिया की गवर्नमेंट की देनदारी नहीं बढ़ रही है. इट्स रेवेन्यू रिसीट. पहले जाते हैं कैपिटल रिसीट पे. Those money receipts are known as capital receipts, which, please underline, either creates liability for the government, condition number 1, either creates liability for the government, number 1, or causes reduction in asset, number 2, or causes reduction in asset, number 2. So there are two conditions: increase in liability, decrease in asset, either or. Broadly there are three types of capital receipts. जब हम कैपिटल रिसीट की बात करते हैं हम कैश की बात नहीं करते हैं. रिसीट में, एसेट्स में कैश नहीं आता. जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन लिया तो लायबिलिटी बढ़ गई, साथ में कैश भी तो आया. सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश और बैंक को हम इग्नोर करते हैं. द फर्स्ट इज बोरोइंग्स. इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ये बताएंगे कि अगले साल हम कितना लोन लेने वाले हैं. वो लोन कहाँ से लिया जाएगा? वर्ल्ड बैंक, IMF, USA, ब्रिटिश, etc. Those money, it refers to borrow the money or amount from other financial institutes or countries. बोरोइंग्स मीन्स आपने लोन लिया है या किसी कंट्री से या इंस्टीट्यूट से. इट इनहेंसेस द लेवल ऑफ लायबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. प्लीज अंडरलाइन, इनहेंसेस द लायबिलिटी. ये चीज कंट्री की लायबिलिटी को बढ़ाती है. 2, डिसइन्वेस्टमेंट. इंडिया की गवर्नमेंट को और कहां से पैसा आ सकता है? अपने एसेट्स को बेच दो. एसेट्स को कैसे बेचा जा सकता है? एयर इंडिया सेल कर दिया जाए, इंडियन रेलवेज का कोई पार्ट बेच दिया जाए, इंडियन रेलवेज की कैटरिंग सर्विसेज प्राइवेटाइज कर दी जाए. इसरो, यू नो इसरो, वी कैन से अ कॉम्पिटिटर ऑफ नासा, वी मे से दैट.
सैटेलाइट भेज रही है इसरो, उसका आउटसोर्स करके कुछ प्राइवेटाइज कर दिया जाए पार्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड ऑल, इंजीनियरिंग एंड ऑल। पैसा जो इंडिया की गवर्नमेंट को मिलेगा दैट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट. It occurs when the government sells off its share to the private sector. It is also known as privatization. It reduces the level of assets of the country. कंट्री का, इकोनॉमी का एसेट कम हो जाता है क्योंकि वो एसेट चला जाता है प्राइवेट हैंड्स में. एयर इंडिया बेचा और वो चला गया अंबानीज के हाथ में, तो चाहे अंबानी इंडियन है दैट इज ऑल्सो कूल, बट वो प्राइवेट हैंड्स में चला गया, गवर्नमेंट का रोल खत्म हो गया है. थर्ड, रिकवरी ऑफ लोन. इज्यूम 5 साल पहले इंडिया की गवर्नमेंट ने श्रीलंका की गवर्नमेंट को लोन दिया था. इज्यूम 5 years back Indian government has given a loan to the Sri Lankan government. आज श्रीलंका की गवर्नमेंट वो लोन वापस कर देती है तो इंडिया का एसेट कम हो जाएगा, क्योंकि 5 साल तक हमने ब्याज भी तो कमाया होगा. फॉर द एंटायर 5 years श्रीलंकन गवर्नमेंट मस्ट हैव पेड आवर इंटरेस्ट. बिकॉज दे हैव पेड द इंटरेस्ट, दैट मीन्स we are earning something. Now the loan has come back. We have recovered the loan. It will decrease the asset of the country. हमारी इंटरेस्ट इनकम कम हो जाएगी. Asset reduce. Those money receipts are known, it refers to the amount recovered that has been given to other countries as loan. It causes reduction in assets of the government. So what is government budget? It is a statement of the estimated government receipts and government expenditure of during one financial year. It is also known as fiscal policy. There are 2 components in government budget, receipts and expenditure. The first is receipts. Government receipts refers to all the money for the government from all the sources. There are 2 types of receipts, capital receipts and revenue receipts. The first is capital receipts. It refers to the receipts of the government that either increases the liability for the government or reduces the assets for the government. There are broadly 3 types of capital receipts: disinvestment, asset come; recovery of loan, asset come; borrowings, liability ज़्यादा. आई एम गिविंग यू अ मिनट. एक बार ये पूरा पढ़िए, हाफ पेज जो मैंने आपको करवाया है टिल गवर्नमेंट. ये जो मैंने गवर्नमेंट तक आपको करवाया है इसे अच्छी तरह अभी रीड आउट कर रहे हैं आप. स्पीड अप, टेक योर टाइम. मूविंग ऑन. गवर्नमेंट को और कहाँ से पैसे आते हैं? गवर्नमेंट को पैसे आते हैं रेवेन्यू रिसीट से. रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो रेकरिंग इन नेचर है, बार बार गवर्नमेंट को मिलती हैं, लगातार गवर्नमेंट को मिलती हैं.
ये ना तो इंडिया की एसेट को कम करती हैं, ना ही इंडिया की लायबिलिटी को बढ़ाती हैं। Those money receipts are known as revenue receipts, which neither creates any liability for the government nor it causes reduction in the asset of the government। जो ना ही लायबिलिटी को बढ़ाती हैं, ना ही एसेट को कम करती हैं। You may write that recurring in nature। recurring मतलब बार बार लगातार, बाद में क्वेश्चन आंसर में हम लिखेंगे। Broadly there are two types of revenue receipts: टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स। व्हाट आर टैक्स रिसीट्स? गवर्नमेंट को दो तरह के टैक्स मिलते हैं। वन है, पहले देखते हैं टैक्स होता क्या। इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय एन इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और अ फर्म विदाउट रेफरेंस टू गेट एनीथिंग इन रिटर्न। टैक्स का मतलब है गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं और मिलेंगे जिस पर टैक्स लग गया, कंपल्सरी पेमेंट, विदाउट एनी रेफरेंस इन रिटर्न। बदले में आपको कुछ भी नहीं रखना है कि यू विल गेट समथिंग और नॉट। मेरे कहने का ये मतलब है, लास्ट ईयर अक्षय कुमार ने सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया, उससे लास्ट ईयर MS धोनी ने सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया, उससे लास्ट ईयर लेट इट बी विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया। MS धोनी का घर जहाँ पर है वहाँ पे रोड नहीं बनी हुई। MS धोनी सेंट्रल गवर्नमेंट में ये अपील नहीं कर सकता कि मैंने सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया है तो मुझे एटलीस्ट स्ट्रीट लाइट चाहिए या मेरे घर के बाहर रोड सही होनी चाहिए। नो, when you pay tax you cannot in consideration, you cannot, consideration मतलब बदले में कि मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, वो पैसा गवर्नमेंट कहीं भी लगा सकती है। हाँ, RTI के थ्रू आप ये देख सकते हैं गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ खर्चा किया, पर आप ये नहीं पूछ सकते कि आपके पैसे कहाँ लगे। इट हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। टैक्स के ये फीचर्स हैं। नंबर 1, कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन, जिस पर टैक्स लग गया उस पर कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसे पे करना ही पड़ेगा। प्रोसीड्स आर स्पेंट फॉर जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जो पैसे गवर्नमेंट को मिले हैं वो जनरल सोसाइटी पे कहीं भी लगाए जा सकते हैं। नो प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन टैक्स पेमेंट एंड बेनिफिट अवेल्ड, जो पर्सन ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है उसे ज़्यादा बेनिफिट गवर्नमेंट देगी, या जो कम टैक्स पे कर रहा है उसे कम बेनिफिट देगी, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। There is zero correlation between tax payment and the benefit availed by the taxpayer। दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जिस पर टैक्स लगा वो ही टैक्स पे करेगा। राम प्रसाद के ऊपर टैक्स लगा, राम प्रसाद ही पे करेगा। कॉमर्स विला पे टैक्स लगा, कॉमर्स विला ही पे करेगा। प्राची पे टैक्स लगा, प्राची ही टैक्स पे करेगी। डायरेक्ट टैक्स। व्हेन लायबिलिटी टू पे टैक्स and the burden of that tax falls on the same person, it is termed as direct tax। बर्डन भी उसी बंदे पर है, देनदारी लायबिलिटी भी उसी बंदे पर है और बंदी पर है। और डायरेक्ट टैक्स इज पेड डायरेक्टली बाय द सेम पर्सन ऑन whom it has been levied। ये वो टैक्स है, वो ही पर्सन पे करेगा जिस पे चार्ज होगा। It means a tax in which impact and incidence of tax falls on the same person, then it is termed as direct tax। In other words, burden of a direct tax is borne by the person on whom it is imposed, which means the burden cannot be shifted to others। Alternatively, the person from whom the tax is collected is also the person who bears the ultimate burden of the tax। अगर गौरव अरोड़ा पे कोई टैक्स लगा है तो वो बर्डन मैं किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकता,
कि मैं कहूँ आपकी फ़ीस 1000 है बट आप मुझे 1200 दो क्योंकि 200 रुपये टैक्स है मुझे गवर्नमेंट को देने। नो, इट विल बी पेड बाय फ्रॉम माई पॉकेट ओनली। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनकम टैक्स, ये उस पर्सन पे लगता है जो पैसे कमाता है। एंड कॉरपोरेट टैक्स, ये कंपनीज के ऊपर लगता है, उसके प्रॉफिट के ऊपर लगता है, सीपी, कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स। पहले लगता था तीसरा वेल्थ टैक्स, जिसके पास ज़्यादा वेल्थ होगी, जैसे दादाजी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए हैं, वेल्थ टैक्स। गिफ्ट टैक्स, अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो उस पर टैक्स चार्ज होता है। नाउ इट इज नॉट एप्लीकेबल दैट। डन। सो व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ये वो टैक्स है, लगता किसी और के ऊपर है, पे कोई और करता है। आप अपना बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी फीस है 1000, इज्यूम कीजिए आपकी फीस है 1000। गवर्नमेंट ने कॉमर्स विला पे 18% टैक्स लगा दिया। गवर्नमेंट कहती है 18% टैक्स आपने देना है, पर वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। मैं क्या करूंगा, आपकी फीस 18% से बढ़ा दूंगा और आपकी फीस हो जाएगी 1180। आपसे फीस लेके गवर्नमेंट को मैं पे करूंगा। बर्डन किसके ऊपर हुआ? हु गेट्स द बर्डन? यू, बिकॉज यू आर पेइंग फ्रॉम योर पॉकेट। लाइबिलिटी किसकी हुई? मेरी। गवर्नमेंट को देनदारी मेरी है। अगर मैं आपसे लेके गवर्नमेंट को नहीं दूंगा तो मेरी प्रॉब्लम है, पेनल्टी मेरे को लगेगी। सो बर्डन इज ऑन यू, इम्पैक्ट इज ऑन यू, liability is on me. We are two different persons. This type of tax is GST, goods and service tax. 18% ज़रूरी नहीं है मैं 18 लूँ। इंडिया की गवर्नमेंट कहती है आप 18 मैक्सिमम ले सकते हो, कम भी ले सकते हो। आई कैन चार्ज ओनली 10%। 8% मैं अपनी पॉकेट से पे करूँ। नॉर्मली नो प्रोड्यूसर डज दैट। When liability to pay tax, commerce villa, is on one person and burden of that tax falls on the other person, that is you, the student. It means a tax in which impact and incidence of tax lie on two different persons. Then it is termed as indirect tax. In other words, indirect taxes are the taxes of whose burden can be shifted to the other. मैं अपने शोल्डर का बर्डन आपके शोल्डर पे डाल दूंगा। इन केस ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स, पर्सन फर्स्ट पेज द टैक्स। आप टैक्स पे करेंगे मेरे को, बट ही इज एबल टू ट्रांसफर द बर्डन टू द टैक्स टू अदर्स। फॉर इंस्टेंस, GST is an indirect tax because indirect tax is collected by government from the seller of the commodity or the service provider। अंडरलाइन करके लिख लीजिए, फ्रॉम द सेलर ऑफ द कॉमोडिटी की जगह लिख दीजिए अंडरलाइन करके, स्लैश करके सर्विस प्रोवाइडर, स्लैश करके सर्विस प्रोवाइडर। Who in turn realizes the tax amount from the buyer by included in the price of the commodity, स्लैश करके सर्विस। मैं गवर्नमेंट को GST पे करता हूं आपसे फीस लेके, क्योंकि आपकी फीस में GST इंक्लूडेड है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर, GST तो एक एग्जाम्पल है ही है, उसके अलावा और कौन से एग्जाम्पल्स हैं? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स अब बंद हो चुका है, एंटरटेनमेंट टैक्स अब बंद हो चुका है, कस्टम ड्यूटी कुछ प्रोडक्ट्स पर है, एक्साइज ड्यूटी लीकर और टोबैको प्रोडक्ट्स पर ही है। दैट लीकर फॉर कंजम्पशन पर्पस, नॉट फॉर मेकिंग मेडिसिन और समथिंग। सो टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। टैक्सेस को हम और 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनेट। Progressive tax, a tax the rate of which increases with the increase in income and decreases with the fall in the income। अमीर पर ज़्यादा टैक्स, गरीब पर कम टैक्स। जो पर्सन अमीर होता रहेगा उस पर टैक्स का रेट बढ़ता रहेगा। इंडिया के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है। आप 5 लाख तक कमा रहे हैं, आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं एक साल में। आप 5 लाख से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, आपको 5% टैक्स देना है। उसके बाद आप अर्न कर रहे हैं, आपको 10% टैक्स देना है। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया इनकम टैक्स इज कंसिडर्ड अ प्रोग्रेसिव टैक्स बिकॉज इट्स रेट गोज ऑन इंक्रीजिंग with the increase in the annual income। Second, proportional tax। What is proportional tax? अमीर हो या गरीब सबको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। आप रिक्शा पुलर हैं, आप एक स्किल्ड लेबर हैं, आप एक फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप सबको सेम टैक्स देना पड़ेगा। इट्स अ प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। जितनी कंट्रीज डेवलप्ड हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज जो डेवलप्ड हो चुकी हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, यहाँ पे मेजॉरिटी टैक्स प्रोपोर्शनल है क्योंकि वहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, हर बंदा एक जैसा कमा रहा है। यूके, यूनाइटेड किंगडम। इंडिया में प्रोपोर्शनल टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी। जैसे टूथपेस्ट पर 12% का टैक्स है, जीएसटी है, या टूथ ब्रश पर 5% का जीएसटी। आई एम नॉट द टैक्सेशन टीचर कि मुझे हर रेट पता हो कि इस पर इतना टैक्स लगता है। आई एम जस्ट सेइंग टूथपेस्ट पर 5% का टैक्स है। अगर रिक्शा पुलर टूथपेस्ट ले रहा है तब भी उसे 5% टैक्स देना पड़ेगा। आप एक स्टूडेंट हैं, आप भी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, आई होप आप करते हैं, आपको भी 5% टैक्स देना पड़ेगा, मुझे भी और अंबानी को भी। प्रोपोर्शनल टैक्स। असली बर्डन पुअर सेक्शन पे जाता है। एक्चुअल बर्डन पुअर सेक्शन पे है। व्हाई? जो गरीब है वो तो पहले ही नेसेसिटीज डिफिकल्टी से ले रहा है, उसको ऊपर से टैक्स देना पड़ रहा है। A tax is called proportional when the rate of taxation remains constant as the income of the taxpayer increases. In this case, burden of tax is more on the poor section as compared to the rich section. चाहे परसेंटेज सेम है, बट अमाउंट का जो बर्डन है वो पुअर सेक्शन पे ज़्यादा रहेगा। थर्ड, रिग्रेसिव टैक्स। आज के टाइम पे कोई भी कंट्री रिग्रेसिव टैक्स फॉलो नहीं करती है। हम ये आपको इसलिए समझा रहे हैं रिग्रेसिव टैक्स क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव है। प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शन, रिग्रेसिव। कई बुक्स में रिग्रेसिव टैक्स के बारे में लिखा भी नहीं हुआ है क्योंकि ये चीज़ होती ही नहीं है अब। तो यू में कट कर दीजिए, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ माई ड्यूटी आपको ये समझाऊं ताकि आपको कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर क्लियर हो। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब है टैक्स कम हो रहा है जब इनकम बढ़ रही है। जब आप अमीर हो रहे हैं तो आपको टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब आप गरीब हैं तो आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत है। ये स्पेसिफिकली लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए है, होता था। आपने एक वर्ड सुना होगा लगान, थैंक्स टू बॉलीवुड, मेजॉरिटी ने लगान सुना हुआ है। दिस इज रिग्रेसिव टैक्स, दैट वाज रिग्रेसिव टैक्स। लेबर पर लग रहा है, जमींदार पे नहीं लग रहा। प्रॉफिट जमींदार की जेब में जा रहे हैं। इन अ रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम द रेट ऑफ टैक्स फॉल्स एज द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस। आपके पास पेज खाली है, यहां पर मैं एक टेबल बना रहा हूं। आई एम मेकिंग अ टेबल ताकि आपको प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव का एक्सप्लेन हो जाए। एग्जाम्पल, सबसे पहले प्रोग्रेसिव,
ए कमा रहा है 1 लाख, बी कमा रहा है 1,50,000. दिस इज इनकम एंड दिस इज टैक्स रेट. व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स? इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट बढ़ेगा. 5%, 7%, मेक इट 10%. सो टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 1 लाख का 5%, 5,000. इसे पे करना पड़ेगा 15,000. सी, उसने सिर्फ 50,000 ज़्यादा कमाया, इससे 50% ज़्यादा कमाया, पर उसको टैक्स 3 टाइम्स पे करना पड़ रहा है. समझे? रिचर सेक्शन पे ज़्यादा बर्डन हो गया. उसने पैसे 1.5 टाइम ज़्यादा कमाए, पर उसे टैक्स 3 टाइम ज़्यादा पे करना पड़ा. प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम. इंडिया में प्रोग्रेसिव है इनकम टैक्स. देन वी हैव प्रोपोर्शनेट. ये प्रोडक्ट भी ले सकते हैं आप या इनकम भी ले सकते हैं. इंडिया में जीएसटी प्रोपोर्शनेट है. हम इनकम कंसीडर कर रहे हैं 1 लाख, 1,50,000. टैक्स रेट 5%, 5%. टैक्स अमाउंट 5,000, 7,500. जो पर्सन 1.5 लाख कमा रहा है उसे 7,500 देना इतना टफ नहीं लगेगा, पर जो 1 लाख कमा रहा है उसे 5,000 देना टफ लगेगा, क्योंकि वो अभी नेसेसिटीज पर ही है और ये लग्जरीज पे जा रहा है, कंफर्ट्स पे जा रहा है. प्रोपोर्शनेट कहने के लिए रेट सेम है, पर पुअर सेक्शन पे बर्डन इसका ज़्यादा रहेगा. रिग्रेसिव. एपी इनकम 1 लाख, 150. टैक्स रेट 5%. इनकम बढ़ गई, टैक्स का रेट कम हो गया 3%. टैक्स अमाउंट 1 लाख का 5% इज 5,000. 1,50,000 का 3% इज 4,500. और you can say 4%, let it be 6,000. yes, 4% would be the better example. कहने के लिए उसने टैक्स ज़्यादा पे किए है, हम कहेंगे रिचर सेक्शन पे ज़्यादा बर्डन है, ज़मींदार ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं. बट आप देखेंगे अगर टैक्स रेट, पैसे कम है तो टैक्स रेट कम हो गया, दैट इज रिग्रेसिव. इसका बर्डन पुअर सेक्शन पे ही ज़्यादा रहेगा, चाहे अमाउंट ज़्यादा है, पर इसके प्रोपोर्शनेटली पुअर सेक्शन पे बर्डन ज़्यादा रहेगा. यू मे राइट द एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल्स. non-tax receipts. What are non-tax receipts? गवर्नमेंट को पैसे तो आ रहे हैं, पर टैक्स की वजह से नहीं आ रहे, किसी और रीजंस की वजह से आ रहे हैं. द गवर्नमेंट इज गेटिंग द रिसीट्स. दीज आर रेवेन्यू रिसीट्स. वी आर ऑन द रेवेन्यू रिसीट्स. पता है ना, बजट 2 कंपोनेंट्स, रिसीट, एक्सपेंडिचर. रिसीट के अंदर 2, कैपिटल एंड रेवेन्यू. कैपिटल में 3, रेवेन्यू में 2, टैक्स, नॉन टैक्स. नॉन टैक्स रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है, एसेट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं, पर वो टैक्स नहीं है. ऑल द रेवेन्यू रिसीट्स विच आर नॉट टैक्सेस आर कॉल्ड नॉन टैक्स रिसीट्स. सारी रेवेन्यू रिसीट्स, प्लीज अंडरलाइन ऑल द रेवेन्यू रिसीट्स, प्लीज अंडरलाइन रेवेन्यू रिसीट्स, अंडरलाइन करके लिख लीजिए. नीदर लायबिलिटी इंक्रीज नॉर एसेट डिक्रीज. नीदर
liability increase nor asset decrease. Okay, there are 6. 1. Fees, license, permit. आपने पासपोर्ट बनवाया, गवर्नमेंट को पासपोर्ट फीस पे की. आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, आपने ड्राइविंग लाइसेंस फीस गवर्नमेंट को पे की. आपने परमिट लिया. यू नो व्हाट इज परमिट? जैसे रोज गार्डन के अंदर या गवर्नमेंट का कोई, जैसे जच्चा बच्चा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट के कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, आप उसके अंदर कोई एग्जीबिशन करते हैं या आपको वो चीज़ चाहिए, आप उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ पैसे देंगे. यू विल टेक द परमिट टू वर्क दैट. परमिशन ली जाती है गवर्नमेंट से काम करने के लिए. रोड के ऊपर हमने कोई जगराता करना है, हमने हाफ रोड कवर कर ली तो परमिट ले ली. उस परमिट के लिए हम गवर्नमेंट को पैसे देंगे. दैट इज परमिशन. अ फीस इज अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू द पब्लिक. License fees or permit is the amount charged for the permission given by government to people for something. 2. Fines and penalties. आपने रेड लाइट क्रॉस की, आपने बेल्ट नहीं डाली थी, आप 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे थे, आप पर पेनल्टी चार्ज कर दी जाती. अच्छा, ये वो पेनल्टी है जो आपको बिल मिल जाता है, चलान मिलता है. आपने 500 का चलान हुआ, अपने भाई साहब को 200 रुपये जेब में पकड़ा दिए, वो गवर्नमेंट की जेब में नहीं जाएगा. दैट इज़ नॉट रेवेन्यू रिसीट. यहाँ पर वो है जो चलान मिलता है आपको. दीज आर दोज पेमेंट्स विच आर मेड बाय द लॉ ब्रेकर्स टू द गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ इकोनॉमिक पनिशमेंट. गवर्नमेंट को पैसा मिलता है यहाँ से भी, चाहे छोटा हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे कम, बट गवर्नमेंट गेट्स द मनी. एस्टीट. अगर किसी बंदे या बंदी की डेथ हो जाए, कंडीशन नंबर 1, उसने विल नहीं बनाई. कंडीशन नंबर 2, उसकी फर्स्ट फैमिली में कोई भी नहीं है. कंडीशन नंबर 3, उसकी सेकंड फैमिली में कोई भी नहीं है, लीगल क्लेमेंट नहीं है. वो सारी प्रॉपर्टी की मनी वर्थ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी और उस अकाउंट को कहेंगे एस्टीट. देयर वॉज एन एक्ट्रेस 2 years बैक, परवीन बॉबी. उसकी डेथ हुई, पॉइजन था, सुसाइड थी, स्टाफ थी, वी हैव नो आइडिया. अपने अपार्टमेंट में मरी हुई मिली. जब पुलिस को बुलाया गया, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ करोड़ में निकली. आई हैव नो आइडिया, इट वुड बी 10 करोड़ और 12 करोड़, वट एवर. शी वॉज अनमैरिड, इफ मैरिड तो डिवोर्सी और विडोअर. नो सन, नो डॉटर, नो मदर, नो फादर. मदर फादर इज द फर्स्ट फैमिली. नो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सेकेंड फैमिली. हस्बैंड फर्स्ट फैमिली, किड्स फर्स्ट फैमिली, कजन्स फर्स्ट सेकंड फैमिली. कोई भी नहीं था. वो सारी प्रॉपर्टी की, और गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर में डाला, कोई लीगल क्लेमेंट है तो प्रूफ लेके आओ, हम आपको प्रॉपर्टी दे देंगे. कई लीगल क्लेमेंट आए बट प्रूफ प्रॉपर नहीं थे उनके पास कि वो इससे फर्स्ट फैमिली में रिलेट कर रही है. तो उस प्रॉपर्टी को सेल आउट किया गया और उसकी मनी वर्थ गवर्नमेंट को दी गई. और कौन से अकाउंट के अंडर मिली? एस्टीट. It refers to that income of the government which arises out of the property without any legal claimant. ये वो इनकम होती है गवर्नमेंट को जो मिलती है उस प्रॉपर्टी से जिसका कोई लीगल क्लेमेंट नहीं होता. स्पेशल असेसमेंट. तो दिस इज इंटरेस्टिंग वन. आई विल नॉट से इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग. गवर्नमेंट ने कोई खर्चा किया, उस खर्चे की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई. जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है उसका कुछ परसेंटेज आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. जैसे कि गवर्नमेंट ने एक पार्क बनाया, आपकी प्रॉपर्टी इस लेन में थी, ये पार्क की वजह से आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख से हो गई 50 लाख में.
and it's a very short span of time, within a span of 10 months, ये पार्क की वजह से या ये रोड की वजह से या ये गवर्नमेंट स्कूल की वजह से, खर्चा गवर्नमेंट ने किया, प्राइवेट सेक्टर ने नहीं, आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करिए। कितनी अप्रिशिएट की? 10 लाख से 50 लाख, दैट इज 40 लाख। इस 40 लाख का वट एवर परसेंट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, लेट इट बी 5%। 40 लाख का 5% इज 2 लाख आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा स्पेशल असेसमेंट नाम के हेड में। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। गवर्नमेंट ने यहां पे एक इंडस्ट्री बना ली, उसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन होगी, तो गवर्नमेंट आपको पैसे नहीं देगी। इट इज दैट पेमेंट which is made by the owners of those properties whose value has appreciated due to the activities of the government. गवर्नमेंट की एक्टिविटीज की वजह से अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट की है इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो आप उस ऑनर को, गवर्नमेंट को पेमेंट करनी पड़ेगी। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, गिफ्ट्स होते हैं पॉजिटिव, ग्रांट्स होते हैं नेगेटिव। ट्रम्प इंडिया आए, उन्होंने कुछ पैसे इंडिया को दे दिए, दैट्स अ गिफ्ट। इंडिया में कोविड-19 की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है और इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं से भूटान के साथ। भूटान ने कुछ पैसे हमें दे दिए, दैट इज ग्रांट। गिफ्ट पॉजिटिव टाइम पे दी जाती है, ग्रांट नेगेटिव टाइम पे दिया जाता है। और जो पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलते हैं, दैट इज ओके, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। पीएम फंड अभी बना था कोविड-19 के लिए, बहुत लोगों ने डोनेशन दी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना भी पैसा मिला है वो किस अंडर अकाउंट मिला है? गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट आर ऑल्सो सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, इंडिया के जितनी एंटरप्राइजेज हैं पब्लिक गवर्नमेंट की, इंडियन रेलवेज इज वन ऑफ द एग्जांपल। आर्म्स, आपको पता है जो बंदूक वगैरह हम रखते हैं वो गवर्नमेंट से मिलती है, तो जो बंदूक हमने खरीदी गवर्नमेंट को पैसे मिले, उसका लाइसेंस लिया, उनको जो प्रॉफिट हुआ, ये सब रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर, नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर आएगा। Profits from the sale of proceeds of the product or services of those enterprises which are owned by the government like Air India and Indian Railways. Postal services, you know इंडिया की पोस्टल सर्विसेज काफ़ी अच्छी वर्क करती हैं, उनका जो प्रॉफिट है वो इसके हेड के अंडर आता है। अगर ये नेगेटिव हो, तो ये एक्सपेंडिचर में नहीं, लॉस में, अगर लॉस हो तो नेगेटिव में ट्रीट किया जाता है, मतलब रिसीट कम हो जाती है टोटल हेड की। जैसे फीस फ्रॉम लाइसेंस 1000, फाइन्स 1000, स्ट्रीट 1000, स्पेशल असेसमेंट 1000, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स 1000, लॉस -1000, सो द टोटल इज 4000 करोड़। नेगेटिव है तो एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। सो व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? टू कंपोनेंट्स, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट्स में 2 कंपोनेंट्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल में 3 कंपोनेंट्स, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स एंड रिकवरी ऑफ लोन। रेवेन्यू में 2, टैक्स, नॉन टैक्स। टैक्स में 2, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, स्पेसिफिकली उसके अंदर 3, प्रोपोर्शनेट, रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। नॉन टैक्स में 6, प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, स्पेशल असेसमेंट, एसचीट, फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, फीस एंड देन फाइन्स एंड पेनल्टीज। डन। आज के लेक्चर में हमने ये देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से पैसे लेता है। कल के लेक्चर में हम करेंगे गवर्नमेंट खर्चा कहाँ करता है, कहाँ पर खर्चा किया जाता है, कैसे खर्चा किया जाता है। In tomorrow's lecture, we'll be doing the government's expenditure. Till then,
बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।